हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ज्योमेट्री। हैं बच्चे? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? ज्योमेट्री। और आज हम ये खत्म करके ज्योमेट्री की 5वीं शीट शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। 5वीं शीट सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल शुरू करते हैं जल्दी से। व्हाट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर के एरिया, रेड ट्राइंगल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा और कुछ नहीं दिया है मेरे प्यारे भाई। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसमें इस तरीके से डायगोनल खींचा है बी डी। ये 75 डिग्री का दिया है। ये कितना बचा फिर? 15। कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इस रेड ट्राइंगल और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। बताओ, रेड ट्राइंगल और स्क्वायर के एरिया का अनुपात आपसे पूछा है। करेंगे जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, आपके बात समझनी चाहिए कि अगर जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, जैसा आपके पास एक स्क्वायर है वर्ग, अगर आप स्क्वायर का कोई डायगोनल खींचते हैं तो एरिया बाइसेक्ट हो जाता है, आधा आधा। स्क्वायर का एरिया हाफ हाफ हो जाता है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत प्यार से, और मजा आएगा आपको काफी सवाल करके। आपको यहां पे इस ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल, शेडेड एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा है। तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू में, दो ट्राइंगल। ये देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही एरिया। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखूं, इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखूं, तो भाई इन दोनों ट्राइंगल की मेरे प्यारे भाई स्क्वायर की साइड सेम है। मेरे प्यारे भाई देखो, ये सेम है। जो स्क्वायर की साइड है वही ये स्क्वायर की साइड है। अगर ये स्क्वायर की साइड स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है। समझ में आए बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे भाई ये वाली जो साइड है दोनों में कॉमन है। ये वाली जो साइड है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन है। और ये 75 डिग्री, 15 डिग्री। यानी कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालूं, अगर मैं इसको नाम में देता हूं, ये हो गया फर्स्ट ट्राइंगल और ये हो गया मेरे दोस्तों सेकंड ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालूं, एरिया का, तो इस फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल के आप मुझे जवाब देंगे एरिया का रेशियो क्या होगा। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी इनके एरिया का रेशियो। देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। जब मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो 1/2 कट जाएगा। ये साइड मेरे दोस्तों सेम ही है, कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये वाली साइड दोनों में कॉमन ही कट जाएगा। यानी कि एरिया डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल आएगा? साइन थीटा के। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। यानी कि जो एंगल के साइन का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो हो जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये 75 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? साइन 75 रेशियो साइन 15। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। साइन 75 रेशियो साइन 15। भाई मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने कम लिख के कर दिया शॉर्ट में कि भाई जब मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालूंगा तो 1/2 ये एक्स वाई कट ही जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है। भाई स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी ये बराबर है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, कट ही जाएगा। जब मैं रेशियो निकालूंगा तो बचेगा क्या? साइन थीटा। यानी कि एरिया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। जो एंगल का रेशियो होगा वही इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। यहां 75 डिग्री है, यहां 15 डिग्री है। अब बताओ बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है साइन 75 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है √3 + 1/2 √2। जल्दी जल्दी करो भाई और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपना। अभी ऐसे नहीं हो पाएगा भाई हमारा काम कुछ भी। साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। ये है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 2 √2 कट जाएगा, ये 2 √2 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा फास्ट। 2 √2 कट जाएगा। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है, आपसे सवाल में क्या पूछा है? आपसे सवाल में पूछा है कि रेड ट्राइंगल और इस पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। आपसे सवाल में पूछा है। यानी कि रेड ट्राइंगल का एरिया क्या है? फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3 + 1। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3 + 1। अब आप मुझे बताओ पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा? जवाब दो। पूरे स्क्वायर का एरिया जल्दी से जवाब देंगे
तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने समझाया है कि अगर आप किसी भी स्क्वायर में डायगोनल खींचते हैं तो एरिया बाइसेक्ट होता है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का फर्स्ट प्लस सेकंड का सम निकालू, इनका सम कितना है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1 से -1 कट जाएगा, 2√3। इन दोनों का सम 2√3 है, फर्स्ट प्लस सेकंड का सम 2√3 है, तो ये भी 2√3 होगा। तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, 4√3। तो पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4√3। तो रेड ट्राइंगल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो आएगा √3 + 1 बटे 4√3। ए ऑप्शन है। मेंस का सवाल है, प्री का क्वेश्चन नहीं है। प्री में इस लेवल के सवाल नहीं आते हैं, प्री में बहुत इजी सवाल आते हैं। तो √3 + 1/4√3 ये सवाल का आंसर आएगा। समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, सवाल नंबर है 17। जल्दी से करो भाई, बहुत ज्यादा टाइम खराब करवाते हो तुम। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। उसी पर बेस सवाल है। आपके सामने चित्र दिया है, इन द गिवन फिगर आपके सामने चित्र दिया है। एबीसी एक ट्राइंगल है, 5AD = 4CD, 5AD = 4CD। क्या मतलब है इस बात का, अगर मैं CD को यहां ले आऊं तो AD से CD का जो रेशियो है वो कितना है, 4/5। BD पर कोई पॉइंट E इस प्रकार है कि 2DE = 3BE, यानी कि DE से BE का रेशियो क्या है, 3/2। DE से BE का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 उधर चला जाएगा, 3/2 DE से BE का रेशियो है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल ABE यानी कि छोटा ट्राइंगल ABE और पूरे बड़े ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा। यह सवाल में आपसे पूछा गया है। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया कि AD से CD का रेशियो 4:5 है। ये रेशियो AD से CD का 4:5 है। सवाल में आपसे बोला है DE से BE का रेशियो 3:2 है। DE से BE का ये जो रेशियो है 3:2 है DE से BE का। तो आपसे पूछा गया कि ट्राइंगल ABE और पूरे बड़े ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो क्या होगा। केशव देखना, क्लास नहीं चल रही क्या। देखो दोस्त, हमने आपको पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ट्राइंगल ABD को देखो, ये ट्राइंगल ABD को देखो, ABD को है, ठीक है। ये ट्राइंगल ABD को देखो, छोटे ट्राइंगल शुरुआत करेंगे भाई। ये C1 है मेरे दोस्त, इसमें C1, ये C1 बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी 2:3 में होगा कि नहीं होगा बेटा। ये रेशियो इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, इनका एरिया 2-3 नहीं है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 2:3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 2:3 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़े ट्राइंगल ABC को, बड़े ट्राइंगल को देखो ABC को। उस बड़े ट्राइंगल में ये C1 है मेरे प्यारे भी, ये C1, ये C1 है, ये C1, ये C1 है। अगर बेस को 4-5 के रेशियो में डिवाइड कर रही है तो एरिया भी 4-5 के रेशियो में डिवाइड होगा। समझ में आई बात। देखो रेशियो एक ऐसे है कि रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर 2 और 3 5 हो रहा है, अगर ये 4 से कटने वाला नंबर हो जाए तो बात आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए 2:3 इस पूरे डाटा को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई। भाई 2:3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मैंने केवल इसलिए ऐसा किया कि कैलकुलेशन कम हो जाए, 8 12। समझ में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों ये 8 12 20 हो गया। अरे भैया थोड़ी बुद्धि लगा ले, बिल्कुल बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की, पता नहीं क्या खाते हो। ये 4:5 बेस का रेशियो है। ट्राइंगल का एरिया क्या, 8 12 20 हो गया। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। मैंने 4 से गुणा इसलिए कर दी कि 4 का मल्टीपल बन जाए, जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 25। आप बोलोगे हाँ जी सर इस ट्राइंगल का एरिया 25 आ जाएगा, 25। 4 की वैल्यू टोटल 8 12 20 हो गया, तो 5 की वैल्यू 25। अब आपसे पूछा क्या, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो। ट्राइंगल ABE का एरिया कितना आया है, 8,
और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना हो गया, 8, 12, 20 और 25, 45। तो 8:45 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। छोटे ट्राइंगल एबीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 8:45। समझ में आई भाई? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 18। सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था। Triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC but on opposite side of it। दो ट्राइंगल हैं ABC और DBC, वो एक ही आधार BC पर बनाए गए हैं बट अपोजिट साइड में, दोनों तरफ BC के विपरीत तरफ हैं। तो मेरे प्यारे भी समझिएगा, दो ट्राइंगल है ABC और DBC, दोनों एक ही बेस BC पर बनाए गए हैं लेकिन अपोजिट साइड में। यानी कि किस प्रकार से होगा, सुनिएगा। यानी कि मेरे प्यारे में एक ट्राइंगल तो आपका इस तरीके से हो गया, सपोज ABC, और दूसरा ट्राइंगल आपका इस तरीके से हो गया, सपोज ये रहा DBC। तो दो ट्राइंगल है मेरे प्यारे भी, सेम बेस BC पर बने पर अपोजिट साइड में, एक ऊपर है तो एक नीचे है। अब बोला AD और BC एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो भैया हमने यहां से A से D को मिला दिया, A से D को। तो AD और BC एक दूसरे को कहां काटते हैं, यहां पॉइंट O पर काटते हैं, पॉइंट O पर। AD और BC एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं। बोला AO की लंबाई A सेंटीमीटर है, DO B सेंटीमीटर, ये लंबाई स्मॉल a है। अभी AO की जो लंबाई है वो स्मॉल a है, स्मॉल a, और D से O तक की लंबाई स्मॉल b सेंटीमीटर है। आपसे कहा गया है कि ट्राइंगल ABC का, यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया x है, तो नीचे वाले ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल DBC का एरिया क्या होगा, और आंसर बताना है। ऑप्शन देख लो, AB और x की टर्म में। बताएं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दें। AO की लंबाई स्मॉल a है, ये लंबाई स्मॉल b है, DO की लंबाई, ऊपर वाले ट्राइंगल ABC का एरिया स्मॉल a है, तो नीचे वाले ट्राइंगल DBC का एरिया आपसे पूछा है। करेंगे भाई साहब। देखो बच्चों, कई बार पढ़ा चुका हूं कि ट्राइंगल का एरिया जिस रेशियो में होता है, बेस भी उसी रेशियो में होगा। अब जैसे आप इसको देखो, ट्राइंगल ABD को देखो, ट्राइंगल ABD को, ABD को देखो, ABD को, ABD को, ये C1 है, ये C1 है, C1। अगर बेस AB का रेशियो है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, AB होगा। इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो AB होगा कि नहीं होगा। भाई आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल है, ये C1 है, अगर ये A है, ये B सेंटीमीटर है, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो A रेशियो B होगा, A रेशियो B होगा कि नहीं होगा। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, ये ट्राइंगल ACD को देखो, ACD को, ACD त्रिभुज को देखो, ACD को, ये C1 है, लाइन खींची गई है। अगर बेस का रेशियो A रेशियो B है, ये A है, ये B है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी AB होगा। यानी कि इन दोनों के एरिया का रेशियो A रेशियो B है, इनके एरिया का रेशियो A रेशियो B है। वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, बट रेशियो सेम होगा। पर इसका रेशियो भी A रेशियो B और इसका रेशियो भी A रेशियो B। कहने का मतलब ऊपर वाला टोटल ट्राइंगल, नीचे वाला टोटल ट्राइंगल, इन दोनों के एरिया का रेशियो A रेशियो B होगा मेरे प्यारे। भी होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल DBC, दोनों के एरिया का रेशियो A रेशियो B होगा। ऊपर वाले ट्राइंगल ABC का एरिया सवाल में x बोला है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे x बोला है, और आपसे नीचे वाले ट्राइंगल DBC के एरिया का रेशियो पूछा गया है, DBC के एरिया का वैल्यू पूछा गया है। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो A रेशियो B है, इन दोनों का A रेशियो B है, तो भैया A रेशियो B, ये भी A रेशियो B। तो कहने का मतलब यह हो कि ऊपर वाला टोटल ट्राइंगल, नीचे वाला टोटल ट्राइंगल, दोनों के एरिया का रेशियो A रेशियो B होना चाहिए। ऊपर वाले का A है तो नीचे वाले का टोटल B हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना।
ऊपर वाले का एक्स है, नीचे का है डीबीसी। डीबीसी का एरिया आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी ऊपर चला जाएगा, बी एक्स अपॉन ए। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, प्रीवियसर का पूछा हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 19। सीजीएल 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है प्री का। मुझे करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फटाफट सब बालक करके बताएंगे अपन को जल्दी से। जी मेरे दोस्तों, सवाल देखिएगा। सवाल इस प्रकार से है कि ट्राइंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर सच दैट कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है। आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, ये मैंने बना लिया। ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी से डीसी का रेशियो 3:4 है। तो ये जो रेशियो है बीडी से डीसी का, ये 3:4 है। ठीक। एडी पर कोई बिंदु ई इस प्रकार स्थित है। अब एडी पर कोई पॉइंट ई है, हमने ए से डी को मिला लिया। एडी पर कोई पॉइंट ई है कि ए से ईडी का रेशियो 2:3 है, तो यहां पर कोई पॉइंट ई है। और बच्चों ए से ईडी की लंबाई का रेशियो 2:3 है। ये रेशियो 3:4 है और ए से ईडी का रेशियो 2:3 है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया ये है कि ट्राइंगल ईसीडी, यानी कि आप ईसीडी को मिला दो, ट्राइंगल ईसीडी और ट्राइंगल एईबी, ट्राइंगल एईबी, इनके एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। ट्राइंगल ईसीडी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एबी मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपसे पूछा गया है। जवाब दें कौन करेगा, बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल है। कई तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। देखो बच्चों, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है भाई, भाई मुझे तो ध्यान देना है, एक एक ट्राइंगल पे ध्यान देना है। जितना मैं आपको दिखाऊं उतना देखा करो। ट्राइंगल एबीडी को देखो, इस ट्राइंगल को देखो मेरे प्यारे भाई, इस ट्राइंगल को दिखाई दे रहा है जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं। आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, दिख रहा है? आप शुरुआत देखो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वही सॉल्यूशन है इसका। आप नीचे से शुरुआत करो तो भी आंसर आएगा, लेफ्ट से करो तो भी आएगा। बस शुरुआत करने की जरूरत है कंसेप्ट के साथ। इस ट्राइंगल में जो मैंने पिंक किया ये एक सीवियन है। बताओ बच्चों क्या है सीवियन? अब ये जो सीवियन है बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही है, 2:3 है। तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। अगर ये 2 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 3। ये आ जाएगा जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। 2:3 आ गया। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ये 2:3 आ गया। 2:3 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या करें मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान दीजिए आप ट्राइंगल बीईसी पे। आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, बीईसी पे, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे ध्यान दो। दिखाई दिया? अब ट्राइंगल बीईसी पे ध्यान दो, बीईसी पे, क्योंकि मुझे इसी ट्राइंगल पे काम करना है ना, ये निकालना है। ये सीवन है, ये इस ट्राइंगल की सीवन है। अगर बेस का रेशियो 3:4 है, 3:4 3:4, तो एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा। अगर ये 3:4 का रेशियो है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी, बीईसी को देखोगे ये 3:4 का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो भी 3:4 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 3:4 है तो ये भी 3:4 आएगा, यानी कि 3 है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अब तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हर कोई बालक ये कह सकता है कि ट्राइंगल ईसीडी, ट्राइंगल ईसीडी का एरिया है 4 यूनिट। ट्राइंगल ईसीडी का एरिया निकल के आया 4 यूनिट। ट्राइंगल ईसीडी का एरिया 4 यूनिट और एईबी का एरिया निकल के आया 2 यूनिट। आपसे इनका रेशियो पूछा है तो 4:2 का रेशियो 2:1। प्री का सवाल था, आसान सवाल है, मींस का नहीं, प्री में इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ज्यादा नहीं लगाने के लिए बोल रहा आपसे एग्जाम, थोड़ा सा लगा लो बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 20। सवाल नंबर 20 सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, 2022 का। बनाए सीपीओ दिल्ली पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सीआईएसएफ सीआरपीएफ में भी आपकी जॉब लगती है सीपीओ के थ्रू। बनाइए। कौन करेगा बच्चे? ट्राइंगल एबीसी में एडी एक माध्यिका है। चलिए मेरे दोस्तों, हम आपके सामने एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस प्रकार से एबीसी। ये मैंने बना लिया। कैसा भी ट्राइंगल बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सवाल के अकॉर्डिंग एडी एक माध्यिका है, तो बच्चों मैंने एडी जो है मीडियन खींच ली। अब एडी अगर मीडियन है तो ये बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगा। जो बीडी है वही डीसी है। ई और एफ क्रम से एडी एई और डीई के मिड पॉइंट है। ई और एफ क्रम से देखिए, एडी का मिड पॉइंट है ई, ये एडी का मिड पॉइंट है ई, और ए का मिड पॉइंट है एफ। ए का मध्य बिंदु है एफ, ए का मिड पॉइंट एफ है। और ई एफ और जी आएगा मेरे दोस्तों, यहां पे जी लिखना मिस हो गया है। और डीई का मिड पॉइंट है जी, डीई का मिड पॉइंट है जी। समझ में आया? डीई का मध्य बिंदु है जी। कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि एडी का मिड पॉइंट ई है, फिर ए का मिड पॉइंट एफ है, और ईडी का मिड पॉइंट जी है। यानी कि सब बराबर हो गया भाई। जो लेंथ आपकी ये है सेम वही लेंथ आपकी ये हो गई, सेम वही आपकी होगी, चारों इक्वल हो गया भाई। किसी का आधा करा, फिर और आधा करा, फिर और आधा करा है भाई। एडी का मध्य बिंदु ई, तो ए और ईडी बराबर, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी मिड पॉइंट ले लिया, चारों बराबर हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है? तो ट्राइंगल बीएफजी का क्षेत्रफल होगा बीएफजी। बी से एफ को मिलाना है और जी को मिलाना है। ये जो ट्राइंगल है इसको यहां से मिला देते हैं। बी से एफ को और बी से जी को। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है बीएफजी का वो क्या होगा? पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का। पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का क्या होगा मेरे दोस्तों? आधा होगा, 1/8 होगा, 1/4 होगा, या 1/6 होगा। यहां पे 6 लिख लीजिए मेरे दोस्तों। ये सवाल है, बनाएं। करो बच्चों। सवाल में कुछ भी नहीं है, एकदम सरल सवाल है मेरे प्यारे, एकदम सरल सवाल। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल की हम माध्यिका खींचते हैं, माध्यिका, तो मीडियल ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे मेरे प्यारे भाई, केयरफुली बात सुनेंगे भाई। अगर मैं मानता हूं कि ये लेंथ 1 है, 1, तो ये कितना आ जाएगा? दुगुना नहीं हो गया? दुगुना नहीं हो गया, 2 नहीं हो गया? आप बोलोगे सर 2, और ये नीचे क्या बचा? 1। बोलो बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ जी सर, कि सर अगर ये 1 है तो ये पूरा यहां से यहां तक 2 है, ये 1 है। अगर ऐसा है तो एरिया का रेशियो भी होना चाहिए। अगर बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होना चाहिए कि नहीं? 1:1 आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अगर यहां पे ये ट्राइंगल एबीडी को देखो, त्रिभुज एबीडी को, त्रिभुज एबीडी को देखो, ये सीवीएन है, तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में। अगर ये 1 है तो ये डबल हो गया ना, 2 बार हो गया। 2 है, नीचे 1, तो 1:1 का रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो एकदम दिमाग में फिट बैठ गई। यानी कि टोटल क्या हो गया? टोटल एडीबी का एरिया हो गया 4। अब एक बात बताओ, ये एडी क्या है? एडी जो है बड़े ट्राइंगल एबीसी के माध्यिका, और माध्यिका इक्वल एरिया में बांटेगी। भाई अगर ये 4 हो रहा है तो ये भी तो 4 होगा कि नहीं? ये भी तो 4 होगा। अगर ये 1 2 3 4 हो रहा है तो ये भी तो 4 हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, हुआ तो सही। यानी कि ट्राइंगल बीएफजी का एरिया और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का मुझे निकालना है रेशियो। ट्राइंगल बीएफजी का एरिया है भैया 2 यूनिट, और पूरे ट्राइंगल का एरिया है 8, 4 4 8।
8, यानी कि 1/4। तो ट्राइंगल बीएफजी का जो एरिया है वो ये क्या है, ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 है। सी ऑप्शन आंसर है। ट्राइंगल बीएफजी का जो एरिया है वो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 है। इन सवालों में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ अलग से नहीं लिखना है भाई, कोई आपको स्टेप नहीं उतारने, केवल चित्र बनाना है। चित्र में जो बच्चा जितनी अच्छी महारत हासिल कर लेगा, है ना, जो डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाएगा, वो बच्चा इन सवालों को कर लेगा। ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता था, अब नहीं है। थैंक यू सर, अब होगा ही नहीं कंफ्यूजन। इजी है कि नहीं? हाँ, आंसर सी आएगा। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैं इस पर आपको 100 सवाल करवाता रहूं। आसान है, और इतना बहुत ज्यादा पेपर में भी नहीं आता, तो मैंने 5-6 सवाल करवाए, काफी है। सर डायग्राम के बिना भी कर सकते हैं भूपेंद्र जी, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज माइंड में कर सको। सर 8 कैसे हुआ? देखो 8 इस प्रकार से हुआ, 1 2 3 1 4 और ये 4 8, सब कुछ जोड़ लेंगे। ये एडी बड़े ट्राइंगल की माध्यिका है। एडी जो है वो मीडियन है। सवाल को पढ़ो। एडी, अगर मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल का एरिया एडीबी का मिलाकर 1 2 3 1 4 हो रहा है मिलाकर, तो इसका भी 4 होगा। मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। आज ही मॉक में आया था, कर पाए थे बच्चों? अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे। बनाएं। सवाल नंबर है 21, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बनाओ। नहीं डी। हाँ, ये 1 2 हमने अपनी तरफ से माना है। देखो वो जमाने बीत गए जब हम एक्स मानते थे। हमको कोई चीज माननी ही है तो हम 1 2 सिंपल मानते हैं। पंकज कह रहे हैं इसे भागने से क्या होगा? सर धीरे धीरे समझो पंकज, आधे घंटा हो चुका है और मैंने आपको 4 सवाल समझाए हैं। अगर तुमको ये भागना लगता है तो इस हिसाब से आप एक काम करो, आप राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखो कि आप जो हमसे 1 घंटे में 100 सवाल पूछते हैं, बताओ कितनी है, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो दो हमें 100 सवाल करने का। राष्ट्रपति को एक लेटर लिखो कि भाई आप जो हमसे 1 घंटे में 100 सवाल करवाते हैं, कितना कम टाइम है, आपसे खुद नहीं होगा, राष्ट्रपति बने बैठे हैं। आप 1 हफ्ते का टाइम तो दो कम से कम हमें। अगर आप आधे घंटे में 4 सवाल सीखने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आपका सीखना भी व्यर्थ है। 1 घंटा लगाकर आप एक सवाल सीख भी गए तो आपको वो सीखना व्यर्थ है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे आप कभी सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे। अगर आप आधे घंटे में 4 सवाल ही नहीं सीखोगे तो आप कभी सिलेबस पूरा ही नहीं कर पाओगे और आपकी उम्र निकल जाएगी। तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का? इससे तो ना ही पढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन, 21वां सवाल। इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एक्स इज। देखो इस सवाल को करने से पहले मुझे एक कंसेप्ट और बताना है। कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये कंसेप्ट भूल मत जाना है, आगे के चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होगा। अगर बच्चों हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाएं खींचते हैं स्टूडेंट, अगर हम आपके सामने दो पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं खींचते हैं, पैरेलल लाइन। अब आप पैरेलल लाइन मैंने आपके सामने खींची, और मेरे दोस्तों आप कोई भी यहां पे जो है ट्राइंगल बना लीजिए, कोई भी आप बेस पकड़ लीजिए। जैसे मैंने आपके सामने पकड़ लिया ए बी, ए बी। तो इस बेस ए बी पर, इस बेस ए बी पर आप इन दो पैरेलल लाइन के बीच कहीं भी कोई ट्राइंगल बनाएं
उनका एरिया सेम ही होगा। इस बेस ए बी पर मैंने एक ट्राइंगल बच्चों ये बना लिया मेरे दोस्तों, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, ये वाला सॉरी, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया। ए बी सी ये बना दिया। इसी बेस ए बी द्वारा मैंने एक ट्राइंगल मेरे दोस्तों ये बना दिया, ये वाला ट्राइंगल बना दिया, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी सेम बेस पर। तो यहां पे दो ट्राइंगल बने मेरे दोस्तों, दो ट्राइंगल बने। एक ट्राइंगल एबीसी बना है मेरे प्यारे बच्चे, और दूसरा ट्राइंगल एबीडी बना है। दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर बने, दोनों ही ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्त सेम बेस पर, समान आधार पर बने दोनों ही ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है भी, दोनों ही ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच बने। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल की जो लिमिट है वो इन दो समांतर रेखाओं के बीच है। दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। हाइट क्या होता है? दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। भाई जिन दो पैरेलल लाइन के बीच ट्राइंगल बनता है वही ट्राइंगल की हाइट होती है। दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया भी बराबर होगा कि नहीं? क्षेत्रफल भी सेम होगा? आप बोलोगे हैं सर। यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। लिख लो, दो पैरेलल लाइन के बीच। रावण करें सर टोटल कितने कंसेप्ट है? बता तो दिया था बेटा पहली क्लास में कि पूरी ज्योमेट्री में 200 से ज्यादा कंसेप्ट है, 200 से ज्यादा कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला 200 से ज्यादा। ठीक है बेटे। क्वेश्चन में कहां सीवियन दिया है? अंकित जी कह रहे हैं क्वेश्चन में कहां कहा गया है सीवियन दिया है। अंकित क्वेश्चन में कहता नहीं है, एग्जामिनर तुम्हारा फूफा नहीं है कि क्वेश्चन में लिख के देगा बेटा ये सीवियन है। तुमको खुद से सोचना पड़ता है, खुद से नहीं हितेश। तो दो पैरेलल लाइन के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस पर समान आधार पर बने ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? कि दोनों ट्राइंगल जो बनाए हैं मैंने, यहां पे एक ट्राइंगल बनाया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल बनाया इसी सेम बेस एबी पर एबीडी। दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। जब बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? यार सुनते ही नहीं है आप लोग। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? समझ में आया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। दो ट्राइंगल हैं, सेम बेस पर बने हैं, समान पैरेलल लाइन के बीच, दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है भाई। किसी को कंसेप्ट से मतलब ही नहीं है, सबको अपनी बसड़बाजी करनी है, सबको है हर कोई। अरे भाई जब पढ़ना नहीं होता तो क्यों क्लास में आते हो? बताओ, जब पढ़ना नहीं होता क्यों क्लास में आते हो? क्लास में आया करो ना, तो प्राण भी छूट रहे हो तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, सारी चिंताओं को दूर भूल जाया करो, केवल पढ़ने पे ध्यान लगाया करो। चलिए अब जैसे सवाल है, मीन्स लेवल का सवाल है, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे बच्चों हम आपके सामने ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे बना देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने में। हमने आपके सामने बच्चों इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट है एस, क्यू आर का मध्य बिंदु है बच्चों एस। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्यू एस की लंबाई है वही एस आर की लंबाई है। ठीक बच्चों, इसके बाद एक्सिस एनी पॉइंट ऑन पी आर, पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है, टीच एनी पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है, कि पीटी एस एक्स के पैरेलल है। पीटी जो है वो एस एक्स के पैरेलल है मेरे प्यारे में। देखो एक एक चीज को बड़े प्यार से सुनेगा। बोले एक्सिस एनी पॉइंट ऑन पी आर, पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है। सपोज मैंने मान लिया कि पी आर पर ये पॉइंट एक्स है, एक्स, और ये हमने एस से एक्स को मिला दिया, एस से एक्स को मिला दिया। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई ये बोला गया है कि क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है,
क्यू आर पर कोई पॉइंट टी और पीटी जो है वो एस एक्स के पैरेलल है। थोड़ा यहां ले लेते हैं। पी आर पर कोई पॉइंट एक्स है और ये हमने एस एक्स को मिला दिया। साइड क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है कि पीटी एस एक्स के समांतर है। क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है, टी, और ये जो लाइन है पीटी, पी से टी को मिलाएंगे, पी से टी को। तो देखो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों पैरेलल बने। देखो दोनों लाइन पैरेलल बोला है तो मुझे टी को यही लेना पड़ेगा। मैं टी को यहां नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि अगर मैं पी से टी को मिलाऊंगा तो पीटी और एस एक्स पैरेलल नहीं बन पाएंगे। तो समांतर अगर बनाना है मुझे, ये लाइन एस एक्स है तो टी को मुझे यहां लेना पड़ेगा जिससे कि लाइन पीटी एस एक्स के पैरेलल बने। अब इस सवाल में कहीं लिखा नहीं कि टी को बाईं तरफ लेना, कहीं लिखा नहीं है। और एग्जाम में फूफा भी नहीं है कि आपको लिख के देगा। समझ में? लिख के देगा। आपको तो खुद से सोचना पड़ेगा भाई कि टी को कहां लिया जाए। सवाल में अधूरी जानकारी होती है, मतलब आपको खुद सोचना पड़ता है, सब कुछ क्लियर नहीं लिखा होता। सवाल में बोल दिया कि साइड पी आर पर कोई पॉइंट एक्स आपने ले लिया और एस एक्स को मिलाया। अब बोला क्यू आर पर कोई पॉइंट टी है और पीटी एस एक्स के समांतर है। तो मैं टी को यहां लूंगा तो क्या कभी पीटी और एस एक्स समांतर बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा जिंदगी में। कहां लेना पड़ेगा? टी को यहां लेना पड़ेगा, तभी ये लाइन पीटी एस एक्स के पैरेलल बन पाएगी। खुद से सोचना, ये लिख के नहीं दिया जाएगा। बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 6.4 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल आर टी एक्स का एरिया क्या होगा? आर टी एक्स का, आर टी एक्स इसको मिला देते हैं। आपसे पूछा है ट्राइंगल आर टी एक्स का एरिया, ट्राइंगल आर टी एक्स का एरिया आपसे पूछा है। देखो यहां पे साफ साफ ये बोला गया है कि ये जो है पी क्यू आर ट्राइंगल है, एस मिड पॉइंट है। बच्चों आप भूल जाओगे सवाल को करते करते, साथ समस्या है ना कि आगे का पढ़ते पीछे का भूल जाते हैं क्या था। तो ये एस मिड पॉइंट है, माध्यिका, ये माध्यिका एस मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर एस मिड पॉइंट है तो जो एरिया ट्राइंगल पी एस क्यू का होगा वही पी एस आर का होगा। मीडियन ट्राइंगल को तो इक्वल एरिया में बांटती है। ठीक है भाई, आपको पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया है पी क्यू आर और आपसे पूछा है आर टी एक्स का एरिया। ट्राइंगल आर टी एक्स का एरिया आपसे पूछा, यही ना सवाल है, बनाओ। देखो बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको पता लग गया होगा कि मुझे यहां पे इस्तेमाल करना है जो कंसेप्ट हमने सिखाया। बेसिकली जो ट्राइंगल आर टी एक्सेस में दो ट्राइंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब है आर एस एक्स, ट्राइंगल आर एस एक्स प्लस ट्राइंगल टी एस एक्स। जो आपसे ट्राइंगल पूछा है ना आर टी एक्स का एरिया, वो दो ट्राइंगल से मिलकर बना। एक तो ट्राइंगल आर एस एक्स, दूसरा ट्राइंगल ये टी एस एक्स, दूसरा ट्राइंगल जो है आपका एस टी एक्स बोल देते हैं। चलिए इन दो ट्राइंगल से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, अभी अभी मैंने समझाया कि अगर दो समांतर रेखाएं तो सेम बेस पर बने ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। बच्चों अगर मैं यहां पे एस से पी को मिलाऊं, क्यों मिलाऊंगा? मिलाना पड़ेगा, मीडियन है मेरे दोस्तों। तो आपको यहां पे दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, आपको यहां पे दो समांतर लाइन दिखाई दे रही है पीटी और एस एक्स। इसी बेस पर मेरे प्यारे भाई, इसी बेस एस एक्स पर दो ट्राइंगल बने, इसी बेस पर दो ट्राइंगल बने हैं। एक तो ट्राइंगल हो गया एस टी एक्स, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल हो गया मेरे दोस्तों ये वाला एस पी एक्स, ये वाला ट्राइंगल। दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं मेरे प्यारे भाई, और इसी बेस पर दो ट्राइंगल बनाओ, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। है भाई, दिखाई दे रहा है? ये जो कलवा ट्राइंगल है और जो नीला ट्राइंगल है, दोनों का एरिया बराबर होगा। समांतर रेखाओं के बीच बने ट्राइंगल जो है सेम बेस पर बराबर होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां आपको समांतर रेखाएं दिखाई दे गई और ये बेस एस एक्स पर दो ट्राइंगल बनने, एक तो एस टी एक्स और एक ट्राइंगल एस पी एक्स, दोनों का एरिया सेम होगा। तो ट्राइंगल एस टी एक्स इज नथिंग बट एस पी एक्स एरिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में, एस टी एक्स मतलब एस पी एक्स। लेकिन जब ऐसे मैंने देखा तो क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया मेरे प्यारे भी? जवाब दीजिए, व्हाट इज दिस बनिंग? आर एस एक्स में
एस पी एक्स जब जुड़ा तो ये तो आर एस पी बन गया। भाई ये तो ट्राइंगल आर एस पी बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आर एस पी बन गया। ठीक है भाई, अगर ट्राइंगल आर एस एक्स में एस पी एक्स इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ देता हूं, दिस वन और दिस वन, तो क्या बन गया? देखो आरपीएक्स बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आरएसपी। और आरएसपी क्या? आरएसपी इज व्हाट? पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का आधा। आप साफ साफ कह सकते हो कि भाई एस मिड पॉइंट है तो इक्वल एरिया में बांटेगा। अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 6.4 है तो आधा होगा 6.4 का आधा, ये भी 3.2, ये भी 3.2, लेकिन ट्राइंगल आर एस पी का जो आधा एरिया होगा वो 3.2 होगा मेरे प्यारे भाई, और यही आरटीएक्स के एरिया के बराबर है 3.2। पहला ऑप्शन। काफी अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये शीट हमारी समाप्त होती है, ओवर। चले बच्चों ठीक है, और क्या डी। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता। ये हमारी ज्योमेट्री की 5वीं शीट है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ाई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पेपर में ये वाली है। सबसे बड़ी शीट भी होगी, सबसे ज्यादा टाइम लेके हम पढ़ाऊंगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल 9th क्लास के सिलेबस में है। 9th क्लास के सिलेबस में ज्योमेट्री का आधा हिस्सा सिमिलरिटी से भरा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने 9वीं क्लास ढंग से पढ़ के पास की है, सरकार की कृपा से नहीं, खुद से पढ़ के पास की है, तो उसको ये चैप्टर आता होगा पहले से। और वो भूल भी गया होगा तो मैं उसको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसको याद आता जाएगा। ठीक है ना? हाँ, जो ऐसी सड़क छाप बालक है बस पास हो गए हैं, उनको दिक्कत होगी मेरे दोस्तों। ठीक है जी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। छोटे छोटे बच्चे इस चैप्टर को करते हैं। ठीक है दिव्यांश भाई, यस सागर। त्रिभुजों की समरूपता, तो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट थ्योरी समझाऊंगा और 1 घंटे में आपको थ्योरी समझाऊंगा, और उसके बाद हम सवाल करेंगे। और इतनी ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मैं गारंटी देता हूं कि आपके 9th क्लास के टीचर ने भी आपको नहीं पढ़ाई होगी ऐसे। समझ में आया? पढ़ो तो फिर पंकज पढ़ के आया करो, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल और आसान सी बात है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सिमिलरिटी शब्द का क्या मतलब है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी हिंदी में हम कहते हैं समरूपता, समरूपता, सिमिलरिटी। तो देखो नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है, समरूपता। समरूपता का मतलब समान रूप, समान रूप। यानी कि मेरे प्यारे भी ऐसी दो आकृति, ऐसी दो आकृति, ऐसी दो फिगर जिनका साइज, जिनका साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग अलग हो सकता है मेरे प्यारे भाई, साइज में बी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट, बट शेप शुड बी सेम, शेप शुड बी सेम, बट शेप शुड बी सेम। समझ में आई दोस्तों? आप बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आया, इतनी बुद्धि होती तो यही होते हम। ऐसी दो आकृति
बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं, समरूपता का मतलब समान रूप। ऐसी दो आकृति जो देखने में बेशक छोटी बड़ी हो बट उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए, ऐसी फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। ऐसी फिगर जो देखने में बेशक छोटी बड़ी हो, उनका साइज बेशक छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी शेप, उनका आकार, उनकी आकृति मेरे प्यारे भाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए दुनिया में जितने भी सर्कल हैं, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं मेरे प्यारे भाई, वो बेशक छोटे बड़े हैं, बेशक छोटे बड़े हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन इनकी जो शेप है, साइज अलग अलग है भाई, इसकी रेडियस अलग है, इनका एरिया भी अलग है, पेरीमीटर भी अलग है, बट इनकी शेप सेम है, इनकी जो है शेप सेम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे प्यार भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, अभी तीनों भुजाएं जिनकी बराबर होती हैं। देखो इनकी साइज बेशक अलग अलग है, बेशक ये साइज छोटे बड़े हैं, बट इनकी शेप जो है वो सेम है, इनकी जो है मेरे दोस्तों शेप सेम है। कहीं से भी देखो, ये पापा है तो बेटा है, बिल्कुल इसी का बच्चा है, मतलब हो क्या गया कि इसको अगर मैं पिचका दूंगा ना, पिचका दूंगा तो ये फिगर बन जाएगी। अगर मैं इसको पिचकाता चला जाऊं ना सेम रेशियो से, तो ये फिगर बन जाएगी। समझ में आया? दुनिया में जितने भी वर्ग हैं, वर्ग स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर जो हैं दुनिया में, वो सारे सिमिलर हैं आपस में, यानी कि उनकी मेरे दोस्तों बेशक वो देखने में छोटे बड़े हैं, बेशक वो देखने में छोटे बड़े हैं, बट उनकी शेप जो है वो सेम है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि सिमिलर का क्या मतलब होता है। सिमिलरिटी का मतलब ऐसी दो फिगर जो बेशक साइज में छोटे बड़े हों, बट उनकी शेप वो दिखने में कतई एक जैसे होने चाहिए, कतई एक जैसे दिखने में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। और ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाए कि दुनिया में जितने भी वृत्त हैं, सर्कल, वो चाहे बेशक छोटे बड़े सही, लेकिन वो बिल्कुल शेप में एक जैसे हैं। यानी कि अगर बच्चों में सर्कल को पिचका दूं तो एक ऐसी शेप आएगी कि जो जस्ट इसके ऊपर फिट बैठ जाएगी। बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी? बोलो। जैसे हमारे पास ये पहिया है, अगर मैं इस पहिए को पिचका दूं तो एक ऐसा केस आएगा कि इसके ऊपर रखूंगा तो मैं बिल्कुल फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसी को खींच के ये बना दिया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मैं इसको पिचकाता चला जाऊं समान अनुपात में, हर भुजा को समान अनुपात में पिचकाऊं, तो एक ऐसी फिगर आएगी कि इसको ऊपर रखेंगे तो बराबर बिल्कुल इसके फिट बैठेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते, रेक्टेंगल नहीं होते भाई। रेक्टेंगल ये है, ये भी रेक्टेंगल है, बताओ कहां से सिमिलर है? कहीं से नहीं है। तो रेक्टेंगल नहीं होते सिमिलर। समझ में आया बेटा? स्क्वायर होते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? यानी कि हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि सिमिलर फिगर का मतलब ऐसी दो फिगर, ऐसी दो आकृति जिनका साइज बेशक अलग हो, जो चाहे देखने में बेशक छोटे बड़े हो, बट उनकी शेप सेम होनी चाहिए। किसी बच्चे के मन में डाउट आ गया कि सर अगर ऐसी दो फिगर बन जाएं जिनका साइज भी सेम हो, जिनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम जो अगला चैप्टर होगा, अगली शीट होगी। सर्वांग सम का मतलब सारे अंग समान। यानी कि अगर दो आकृति ऐसी बन जाएं जिनका साइज भी बराबर हो जाए और शेप भी सेम हो जाए, वो हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मेरे दोस्तों दो बराबर रेडियस के सर्कल, जैसे कि मेरे प्यारे भाई हमने यहां पे एग्जांपल के लिए बनाया दो बराबर रेडियस के सर्कल, इसकी रेडियस भी 5 है, इसकी रेडियस भी 5 है, तो दोनों कैसे सर्कल है? ये सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट है, इनका साइज भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये कॉन्ग्रुएंट हैं बट ये सिमिलर भी हैं, ये सिमिलर भी हैं। देखो ये जो है सिमिलर भी हैं, सिमिलर भी हैं और ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सारे अंग समान भी है। तो बहुत बेसिक नियम ये बनता है कि जो सिमिलर फिगर होंगी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी।
लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, जो सर्वांग सम होंगी, वो सिमिलर भी होंगी। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? ठीक है भाई। तो सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, बट जितनी भी सर्वांग सम फिगर है वो सारी सिमिलर जरूर होंगी। ठीक है बच्चों? तो सिमिलरिटी का मतलब होता है ऐसी दो आकृति जो साइज में बेशक छोटी बड़ी देखने में लगे, बट उनकी शेप, उनकी जो है आकृति सेम होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर फिगर समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, ध्यान से। आपको पेपर में, आपके सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस में पढ़ना है केवल और केवल ट्राइंगल की सिमिलरिटी, त्रिभुजों की समरूपता। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, दो ट्राइंगल समरूप कब होंगे? अगर किन्हीं भी, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से समझिएगा, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो जाएं, दो एंगल, तो सिमिलर हो जाएंगे मेरे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर आपके पास, ध्यान से सुनेगा, मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाता हूं, दो ट्राइंगल, मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाता हूं। मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बनाए, देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं। ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल जो है वो डीईएफ है। डीईएफ, ध्यान सुनेगा, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल छोटे बड़े हैं देखने में। ये एंगल मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, ये 60 डिग्री का है। ये भी कोण मेरे दोस्तों 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये वाला जो कोण है मेरे दोस्तों, यहां पर ये वाला जो कोण, ये 70 डिग्री का है। तो ये कोण भी मेरे दोस्तों 70 डिग्री का है। बस इतना काफी है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए। अगर किन्हीं भी दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर करने की, कहने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 और 70 130, तो ये कोण कितने डिग्री का बचा? 50 डिग्री का। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का बचा? 50 डिग्री का। आप बोलोगे हां जी सर, तो तीनों कोण बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो वो जो है सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं, प्रैक्टिकली कर करके देखा गया, ये दोनों ट्राइंगल बेशक देखने में छोटे बड़े हैं, बट इनकी शेप सेम है भाई। ये बाप है, ये बेटा है मेरे दोस्तों। अगर आप इस ट्राइंगल को पिचकाओगे तो एक ऐसा केस आएगा कि इसके जस्ट ऊपर फिट बैठेगा। तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल के सिमिलर होने की शर्त केवल इतनी सी है कि वो दोनों ट्राइंगल जो हैं दो एंगल बराबर होने चाहिए। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर यानी कि समरूप कहलाएंगे। ठीक है भाई? यहां पे दो एंगल बराबर दिए थे, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। ओके, यस और नो? नहीं अभिजीत? चले मेरे प्यार भी, समझने की कोशिश करेगा। यहां पर एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है मेरे दोस्तों। एंगल ए जो है किसके बराबर है? एंगल डी के। ठीक है भाई? एंगल बी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? एंगल ई के बराबर है। कोण बी का मान कोण ई के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है मेरे दोस्तों? कोण सी किसके बराबर है? कोण एफ के बराबर है। इनको हम बोलते हैं मेरे प्यार भी करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में हम कहते हैं संगत कोण। इनको हम ये कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई संगत कोण, संगत कोण। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। जो कोण आपस में बराबर होते हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं मेरे प्यारे भाई,
तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? डी। बी के करस्पॉन्डिंग एंगल है ई। सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एफ। समझ में? इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या हिंदी में संगत कोण कहते हैं। भाई ये है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए, ये ए कोना है, बिल्कुल यहां पर क्या है? वर्टेक्स डी। तो ए और डी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गए। क्या बोलेंगे? संगत शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत शीर्ष, क्योंकि ये भी 60 डिग्री का एंगल है, यहां पर ये 60 बनना है। तो ए और डी कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कहलाएंगे, संगत शीर्ष है भाई। यहां पे ये एंगल बी पे 70 बन रहा है या ई पे 70 बन रहा है, तो बी और ई कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, संगत शीर्ष। यहां पर बच्चों सी पे 50 डिग्री बन रहा है, यहां पर एफ पे 50 डिग्री बन रहा है, तो सी और एफ क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, संगत शीर्ष। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। जितना मैं समझा रहा हूं राघवेंद्र, केवल उतना ही समझो और कुछ मत कहो। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट तभी हो पाएंगे जब इनका साइज भी सेम हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी दो आकृति जिनका साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, मतलब दो जुड़वा फिगर। जो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, जुड़वा, तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसा पहला बेबी है वैसा ही दूसरा बेबी है। यहां पे दोनों बेबी का शेप सेम है बट साइज अलग अलग है, तो सिमिलर है। समरूप, आपको नाम में ही नहीं समझ, समरूप, समान रूप वाले, साइज अलग है। सर्वांग सम, सारे अंग समान वाले, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। नाम के मतलब कोई समझ लो तो आ जाएगा चीजें। ठीक है भाई। तो करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण मेरे प्यारे भाई कहते हैं। यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि बराबर जो कोण होते हैं किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों में, वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी कि ये जो दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं बच्चों, ये साइन होता है सिमिलरिटी का। ये साइन होता है मेरे प्यारे भी सिमिलरिटी का। कैसा साइन है? सिमिलरिटी का साइन है। टेक्निकल भाषा में, गणित की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, सिमिलरिटी का साइन है ट्राइंगल। अब देखो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते भाई। ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? डी, तो यहां पे डी आएगा। बी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? ई, ई आएगा मेरे दोस्तों। सी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? एफ, तो एफ आएगा मेरे प्यारे भाई, डी ई एफ। तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये लिखने का तरीका है। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ये हो गया सिमिलरिटी का साइन। ठीक है ना? कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर फिगर ऐसे हो जाए कि ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है ना, ए बी सी, चित्र ऐसे बन जाती है मेरे प्यारे भाई, ऐसे चित्र बन जाती है। ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? जी हां, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर है। अरे भाई बस यहां पे इसको रोटेट करके लिख दिया गया, रोटेट करके आड़ा टेढ़ा कर दिया गया भाई। अगर मैं इसको यहां पे बिल्कुल ठीक लिख दूं, ठीक कर दूंगा ना, तो आपको दिखने लगेगा कि सिमिलर है। यहां पर अगर मैं लिखूंगा ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है, जवाब दो। ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है? तो आप कहोगे सर जब तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर फिगर है मेरे प्यारे भाई। यहां ए 50 है, यहां कौन सा 50 है? डी, डी 50 है मेरे प्यारे भाई। यहां बी 60 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है एफ, तो एफ आएगा मेरे प्यारे भाई, एफ। यहां सी 70 डिग्री है, तो यहां ई 70 डिग्री है, ये ई। यानी कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीएफई के। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीएफई के सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है मेरे प्यारे भाई, वो करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह लिखना है। ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे कुछ भी कर दो, बड़े सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। चलिए मेरे प्यारे भाई, सिमिलरिटी का और अगर हम ध्यान से मतलब समझें कि जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक ट्राइंगल है,
इस ट्राइंगल को पिचका के मेरे दोस्तों ये बना दिया गया है, ये बना दिया गया है मेरे प्यारे भाई। जैसे बच्चों हम आपके सामने दो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं, दो ट्राइंगल, ये साइड है 5, ये 9 है, और ये मेरे दोस्तों आपका 12 है। और हमने एक और ट्राइंगल बनाया मेरे दोस्तों, ये वाला, ये 2.5 है मेरे दोस्तों, ये 4.5 है भाई, और ये 6 है। मेरे प्यारे भी हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमारे पास एक ट्राइंगल था जिसके 3 एंगल थे, अल्फा बीटा गामा, और तीनों साइड थी उसकी 5, 9, 12। हमारे पास एक ट्राइंगल था इसके 3 एंगल अल्फा बीटा गामा थे, और मेरे प्यारे बच्चों साइड थी उसकी 5, 9 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक। अब हमारा मन क्या कि इस ट्राइंगल को पिचका दो, हर साइड को आधा कर दो। क्या कर दिया? आधा। देखो हर साइड को आधा किया, ऐसा नहीं कि किसी को आधा कर रहे हैं, किसी को बटे 3 कर रहे हैं, किसी को डबल कर रहे हैं। पिचकाने का मतलब होता है हर लंबाई को समान अनुपात में पिचकाना। अगर आपने 5 का आधा 2.5 किया है तो 12 का भी आधा 6 हो गया, और 9 का भी आधा 4.5 हो गया। मतलब शेप सेम हो गई, इनका साइज बेशक अलग हो गया बट शेप सेम है। आज भी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं है भी। बस इसको पिचका दिया, ऐसे नहीं कि गुब्बारे को पिचका दिया मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो यहां पे इनकी मेरे प्यारे में बेशक साइज अलग अलग लग रहा है बट इनकी शेप एक जैसी है, तीनों एंगल सेम है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो देखो मेरे प्यारे भाई ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हर भुजा को समान अनुपात से ही कंप्रेस किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है। करस्पॉन्डिंग साइड होती है, हिंदी में हम कहते हैं संगत भुजा। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड को संगत भुजा। तो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो बराबर एंगल होते हैं, बराबर एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। आपके सामने एग्जांपल भी है, जैसे भाई ये एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने यहां कितना है? 12, यहां अल्फा के सामने कितना है? 6। तो ये जो 12 और 6 हैं ये करस्पॉन्डिंग साइड हैं। तो जो रेशियो 12 से 6 का होगा, मैं ऊपर पहला ट्राइंगल लिख रहा हूं, नीचे दूसरा ट्राइंगल लिख रहा हूं, ये है बीटा मेरे दोस्तों। बीटा के सामने की साइड यहां पर 9 है, यहां बीटा के सामने की साइड 4.5 है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, वही रेशियो 9 से 4.5 का होगा। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है मेरे दोस्तों। ये गामा, यहां गामा के सामने 5 है, यहां गामा के सामने 2.5 है, ये होती है करस्पॉन्डिंग साइड, वही रेशियो 5 से 2.5 का होगा। यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर अगर हैं तो शॉर्ट है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। इसको प्रूफ नहीं किया गया, ये प्रैक्टिकली देखा गया, रीजनिंग से देखा गया, मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है ना, कि दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल जो संगत कोण होते हैं उनके सामने की भुजा करस्पॉन्डिंग साइड होती है, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। मोहित कह रहे हैं सर बेसिक प्लीज। अरे भाई मोहित इससे ज्यादा बेसिक और क्या पढ़ाऊं? यही बेसिक है भाई, और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है, और सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से बात समझाई, ये हमारा कंसेप्ट चल रहा था। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा,
ये एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ये होते करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बराबर कोण। अब मेरे प्यारे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है। जैसे यहां ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या है, यहां पर बीडी, 60 डिग्री के सामने क्या है, यहां पर बीसी, बीसी। यहां 60 डिग्री के सामने क्या है बच्चों, ईएफ, ईएफ। तो जो बीसी और ईएफ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। बीसी और ईएफ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा मेरे प्यारे भाई, वो देखिए भाई 70 डिग्री है। 70 डिग्री के सामने क्या है मेरे दोस्तों, एसी। यहां 70 डिग्री के सामने क्या है बच्चों, डीएफ। वही रेशियो एसी से डीएफ का होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, इक्वल टू, ये है मेरे प्यारे भी आपका 50 डिग्री। 50 डिग्री के सामने क्या है बच्चों, यहां पर ए बी। यहां 50 डिग्री के सामने क्या है, डी। ये है करस्पॉन्डिंग साइड। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड है मेरे दोस्तों। वही रेशियो आपका ए बी से डीई का होगा। बताओ किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। ये बात देखो यहां से भी निकाली जा सकती, यहां से भी देखो मेरे प्यारे भाई। देखो जैसे मैं पहले दो वर्टेक्स पकड़ता हूं ए बी, देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड लिखा होगा, देखो डीई लिख रहा है। ए बी के करस्पॉन्डेंस क्या लिखा हुआ, डीई लिखा हुआ है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा हुआ है। देखो मैं बाद के दो पकड़ता हूं, बीसी, बीसी, देखो बीसी की जगह यहां भी बाद के दो देखो ईएफ, देखो बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ लिखा हुआ है कि नहीं? देखो बीसी के करस्पॉन्डिंग भुजा क्या है, ईएफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। देखो यहां मेरे प्यारे पहला और तीसरा पकड़ता हूं मैं एसी, तो एसी के करस्पॉन्डिंग साइड देखो यहां भी पहला तीसरा लेना है डीएफ। देखो एसी से डीएफ का रेशियो, मैं पहला ट्राइंगल ऊपर ले रहा हूं तो ऊपर लेना है, बाद में दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं तो नीचे ही लेना है मेरे दोस्तों। यहां से भी ये चीज लिखी जा सकती है। तो सिमिलर ट्राइंगल में जो बराबर एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण के सामने की भुजा करस्पॉन्डिंग साइड होती है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। समझ में आया? बात खत्म। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक एक भी बालक को कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको यह बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। नहीं चंद्रा, करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह ही करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है भाई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेगा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको असली बात सिखाता हूं। सिमिलर ट्राइंगल में केवल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं होता, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। मैं आपके सामने बच्चों यहां पर दो ट्राइंगल बना रहा हूं, दो ट्राइंगल, ध्यान से सुनेगा। मैं आपके सामने यहां पर दो ट्राइंगल बना रहा हूं, लग रहे हैं जैसे? हाँ जी लग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने स्टूडेंट्स यहां पर दो ट्राइंगल बनाता हूं, दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे प्यारे भाई।
ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल मेरे दोस्तों यहां पर डी ई एफ है, डी ई एफ। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। यहां पर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये थीटा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है। भाई ध्यान से देखा तो दोनों ट्राइंगल मेरे दोस्तों, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर यानी कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीएफ के सिमिलर है। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां अल्फा के सामने की साइड बीसी है, बीसी, ध्यान सुनिएगा, यहां अल्फा के सामने की साइड बीसी है और यहां अल्फा के सामने की साइड ईएफ है। जो रेशियो बीसी से ईएफ का होगा वही रेशियो यहां बीटा के सामने एसी है, एसी मेरे प्यारे बच्चों, और यहां बीटा के सामने डीएफ है, वही रेशियो एसी से डीएफ का होगा, इक्वल टू यहां थीटा के सामने एबी है, एबी मेरे दोस्त, और यहां मेरे प्यारे भाई थीटा के सामने डीई है, वही रेशियो एबी से डीई का होगा। आप कहोगे सर आप ये सब तो पढ़ा चुके हो, दोबारा क्यों बता रहे हो? तो भैया कंसेप्ट यह है कि सिमिलर ट्राइंगल में, समरूप त्रिभुजों में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सिमिलर होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रत्येक संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है, केवल संगत भुजाओं का नहीं, प्रत्येक संगत लंबाई का। ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है मेरे प्यारे भाई। सिमिलर ट्राइंगल में ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, सेम। ईच करस्पॉन्डिंग लेंथ का अनुपात, हर संगत लंबाई का अनुपात बराबर होता है। संगत लंबाई मतलब जितनी भी लंबाई आप देख सकते हो, भुजा एक लंबाई है, पेरीमीटर, पेरीमीटर को भी तो सेंटीमीटर में नापते हैं, पेरीमीटर किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। तो इन दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का अनुपात भी यही होगा, यानी कि ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर और ट्राइंगल डीएफ का पेरीमीटर भी यही होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड का है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के पेरीमीटर का रेशियो भी मेरे दोस्तों यही होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर बन जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ परिमाप होता है तीनों साइड का सम, वो यही होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इक्वल टू मेरे दोस्तों, अगर मैं करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से हाइट खींचता हूं, जैसे भाई यहां पर ये एंगल ए और ये एंगल डी मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो इस करस्पॉन्डिंग एंगल से मेरे प्यारे भाई मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला ये H1 और यहां से मेरे दोस्तों मैंने परपेंडिकुलर डाला ये H2। तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग एंगल से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बराबर तो है एंगल ए और डी और आपने एक हाइट ए से खींची और दूसरी आपने ई से खींची, गलत हो जाएगा। सेम संगत कोण से ही आपको हाइट खींचनी है संगत भुजा पर, तो वही रेशियो इनकी हाइट का होगा मेरे दोस्तों, यही रेशियो हाइट का होगा H1 से H2 का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही एंगल बी से और ई से भी आप हाइट खींचोगे, उनका रेशियो भी ये सेम आएगा मेरे दोस्तों। तीन हाइट होते, तीनों हाइट का रेशियो सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। अब हर चीज को लिख के नहीं दिखा सकते, जो रेशियो साइड का होगा मेरे प्यारे भाई वही रेशियो आपका हाइट का भी होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर खींचते, बाइसेक्टर, उसका रेशियो भी यही आएगा सेम। अब जैसे यहां पर एंगल बी और एंगल ई बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल ई का बाइसेक्टर खींचा, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर की लंबाई का रेशियो भी यही होगा। जितनी भी करस्पॉन्डिंग लंबाई है मेरे प्यारे भाई, जितनी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ है, हर किसी का रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। पहले ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकंड ट्राइंगल, रेशियो सेम होगा। कोण समद्विभाजक पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल की लंबाई का रेशियो सेम होगा मेरे प्यारे भाई। जैसे भाई एक पापा है, पापा को बेटा हुआ, तो पापा बेटा सिमिलर हैं, तो पापा बेटा सिमिलर है तो उनकी आंख भी सिमिलर होंगी, माथा भी सिमिलर होगा, भौं भी सिमिलर होगी, हाथ भी एक जैसे होंगे, पैर भी एक जैसे होंगे मेरे दोस्तों, फेफड़े भी एक जैसे होंगे, हड्डियां भी एक जैसे होंगी, खून भी एक जैसा होगा। ऐसे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं मेरे प्यारे भाई, है ना,
साइज बेशक अलग अलग है, बट पापा और बेटा की हर लेंथ का, हर अंग का रेशियो सेम होगा। ऐसे यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनमें हर करस्पॉन्डिंग लंबाई का रेशियो सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, एरिया का रेशियो अलग होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं बालक और कौन सा बेसिक मांगते हैं यार। ठीक है भाई, अगर आप यहां पे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से मीडियन भी खींच दो, मीडियन, तो मीडियन की लंबाई का रेशियो भी सेम आएगा। आप कहीं से भी खींच लो मीडियन, करस्पॉन्डिंग मीडियन होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ये ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड है। ये ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड है मेरे दोस्तों। क्या है करस्पॉन्डिंग साइड? आप इन करस्पॉन्डिंग साइड की माध्यिका खींचते हो। माध्यिका, माध्यिका कैसी लाइन होती है? जो साइड के दो बराबर टुकड़े कर दे। माध्यिका क्या होती है? कैसी लाइन जो साइड के दो बराबर टुकड़े कर दे। तो ये जो दोनों माध्यिका बनेंगी, इन माध्यिकाओं की लंबाई का रेशियो भी सेम होगा। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग मीडियन की लंबाई का रेशियो भी सेम होगा। पहले ट्राइंगल की मीडियन और दूसरे ट्राइंगल की मीडियन का रेशियो भी मेरे दोस्तों यहां पर समान होगा। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। बिल्कुल रिया, ठीक है दोस्त, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं। हर जो भी लंबाई आप गिन सकते हो, करस्पॉन्डिंग लंबाई, उसका रेशियो सेम होगा। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया है, कि हर ट्राइंगल के लिए भगवान ने, जैसे हर आदमी के लिए एक ऐसी औरत बनाई जो उसका खून चूसती रहे जिंदगी भर, ऐसी हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता जाए। इसको हम बोलते हैं इन सर्कल अंतःवृत्त। इसकी जो रेडियस है वो है R1 मेरे प्यारे भाई। इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल है जो तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता जाएगा, और इसकी त्रिज्या को बोलते हैं इन रेडियस या अंतः त्रिज्या। आगे पढ़ाऊंगा। तो यानी कि इन रेडियस की लंबाई का रेशियो भी मेरे दोस्तों सेम होगा, पर इस ट्राइंगल की इन रेडियस और इस ट्राइंगल की इन रेडियस का रेशियो भी सेम होगा। R1 से R2 का रेशियो भी सेम होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, हर ट्राइंगल के लिए दुनिया में भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्राइंगल की तीनों शीर्षों से होके गुजरे, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके गुजरे, ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होके गुजरे, तीनों शीर्षों से। इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और इसकी रेडियस होती है सरकम रेडियस। इसकी रेडियस को हम बोलते हैं सरकम रेडियस, हिंदी में परित्रज्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? परित्रज्या। ये सब आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट अभी बात चल रही है तो मैं बता दे रहा हूं। सरकम रेडियस यानी कि मेरे दोस्तों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी सरकम रेडियस की लंबाई का रेशियो भी यही होगा। R1 से R2 का रेशियो भी यही होगा दोस्तों। सारे रेशियो आपस में बराबर होते हैं। राजन कह रहे हैं सर C1 भी सेम होगा। नहीं बेटा, C1 करस्पॉन्डिंग कहां है? करस्पॉन्डिंग कहां है? करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। पेरीमीटर अलग अलग जरूर होगा, बट रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा। क्लियर है? तो सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लंबाई का रेशियो समान होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया बच्चों आपको मेरी बात? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया बच्चों। ठीक है ना, एग्जाम्पल दे दे के बड़े प्यार से। करस्पॉन्डिंग, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही पेरीमीटर का रेशियो है, वही करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो, वही करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो है, वही मीडियन का रेशियो है, वही इन रेडियस का रेशियो है, वही सरकम रेडियस का रेशियो है मेरे दोस्तों। नाउ अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर एरिया, एरिया का क्या हुआ? सर एरिया का रेशियो भी तो बराबर होना चाहिए। नहीं, देखो बच्चों, जो लंबाई होती है, लंबाई ट्राइंगल में कई तरह की लंबाई होती है, ये सब लंबाई तो है, ये सब लंबाई तो है। भुजा लंबाई है, परिमाप एक लंबाई है, हाइट लंबाई है, एंगल बाइसेक्टर एक लेंथ है, मीडियन लेंथ है, इन रेडियस लेंथ है, सरकम रेडियस एक लेंथ है।
लंबाई जो भी होती है उनको नापते हैं सेंटीमीटर में। किसमें नापते हैं? सेंटीमीटर में। जबकि एरिया किसमें नापते हैं मेरे दोस्तों? एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि पावर 2। तो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर नहीं होता। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। इन सिमिलर ट्राइंगल एरिया रेशियो इज स्क्वायर ऑफ, या इतना बड़ा मत लिखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। जैसे बच्चे मैं आपके सामने यहां पर दो ट्राइंगल बनाऊंगा फिर से आपको समझाने के लिए। तो भाई एक ट्राइंगल तो हमने आपके सामने ये बनाया, और दूसरा ट्राइंगल मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ये बनाया। तो दो मैंने आपके सामने गोरे गोरे ट्राइंगल बनाए हैं, अच्छे अच्छे। ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हुए? क्योंकि इनके तीनों एंगल बराबर हैं। ये अल्फा बीटा थीटा, तो ये भी अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के एरिया का रेशियो निकालूं, कई तरीके, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ के एरिया का रेशियो निकालूं, एरिया का रेशियो, एआर मतलब एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है मेरे दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे साइड बीसी है, साइड बीसी पर सामने वाले वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल की हाइट आ गई h1। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है? 1/2 बीसी गुणा h1, ये हो गया अपॉन। बट ट्राइंगल डीईएफ का एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल डीईएफ का एरिया यहां से परपेंडिकुलर डालो, इसकी हाइट को मैंने h2 मान लिया। ठीक है भाई? तो बच्चों इस साइड EF है, EF के ऊपर हाइट क्या है? h2। तो ट्राइंगल डीईएफ का एरिया क्या आएगा? 1/2 EF गुणा h2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हो, एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। BC और EF क्या है? BC और EF करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये हाइट है मेरे दोस्तों। रेशियो लूंगा तो देखो 1/2 कट जाएगा, ये आया मेरे दोस्तों। आप जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। जो रेशियो इन दोनों ट्राइंगल की हाइट का है ना मेरे प्यारे भाई, वही करस्पॉन्डिंग साइड का है। भाई एंगल ए अल्फा के सामने की भुजा BC है मेरे दोस्तों, और यहां भी अल्फा के सामने की भुजा EF है। तो BC और EF तो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर हो गई, बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। यानी कि H1/H2 कोई नई चीज थोड़ना है। ये जो H1/H2 है ये BC से EF का ही तो रेशियो है। H1/H2 की जगह क्या रख दो? BC/EF। तो BC/EF की BC/EF में गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये BC/EF का स्क्वायर नहीं आ गया मेरे प्यारे भाई? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आया। यानी कि एरिया का रेशियो क्या है? BC और EF क्या है? BC और EF करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? स्क्वायर हो गया। ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हैं, दोनों की गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई बीटा के सामने यहां AC है, यहां बीटा के सामने DF है। ये AC और DF भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है भाई, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भैया थीटा के सामने AB है, यहां थीटा के सामने DE है मेरे दोस्तों। तो AB से DE का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये भी बराबर हो जाएगा है भाई स्क्वायर। हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम ही है ना।
यानी कि सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशियो है वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। समझ में आया? तो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया H1 को BC, अरे H1 को BC नहीं लिखा बेटे, रेशियो लिखा है मैंने। जो H1 से H2 का रेशियो वही BC से EF का रेशियो है। H1 बटा H2 की जगह BC बटा EF लिखोगे तो BC बटा EF गुणा BC बटे EF का स्क्वायर हो जाएगा। यस, एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। पेरीमीटर भी एक टाइप की लेंथ है, तो एरिया जो होगा वो पेरीमीटर के रेशियो का भी स्क्वायर होगा। आगे समझ में? तो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। इसके पीछे बहुत सिंपल कारण है, बहुत सिंपल कारण। वो सिंपल कारण अगर आप ध्यान से देते तो आज तक आप समझ गए होते कि भाई लंबाई जो होती है, लंबाई वो नापते हैं सेंटीमीटर में लेंथ, जबकि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको दिख नहीं रहा? लंबाई, भुजा, भुजा, पेरीमीटर, ये सब क्या है? लंबाई है, वो सेंटीमीटर में नापी जाते हैं। एरिया नापा जाता है स्क्वायर में। तो आपको स्क्वायर नहीं लग रहा? समझ में? यानी कि यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल की हर भुजा को k गुना कर दो, हर भुजा को k गुना कर दो, k गुना, तो आप मुझे बताओ एरिया कितने गुना हो जाएगा। अगर आप किसी त्रिभुज की हर भुजा को k गुना कर देते हो k टाइम्स, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा। अगर हर भुजा को k गुना कर दोगे, पेरीमीटर भी, हर लंबाई तो k गुना हो जाएगी, बट एरिया जो है वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, k स्क्वायर गुना। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है भी, अगर आपके पास ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5, 6, 7, एक दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड जस्ट डबल है 10, 12, 14, बच्चों को यह लगता है कि साइड डबल कर दी तो एरिया भी डबल हो गया। अगर आपने साइड डबल कर दी, आपने साइड 1 से 2 डबल कर दी मेरे दोस्तों, साइड को डबल कर दिया। साइड का रेशियो क्या है? 1:2, 5 से 10 1, 2, 6, 12, 1, 2, 7, 14, 1, 2, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर 4 गुना, तो एरिया जो है दुगुना नहीं 4 गुना हो जाएगा एरिया। अगर आप हर लेंथ को दुगुना कर दोगे, एरिया 4 गुना हो जाएगा। हर लेंथ को 5 गुना कर दोगे, एरिया 25 गुना हो जाएगा। हर लेंथ को 8 गुना कर दोगे, एरिया 64 गुना हो जाएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? तो ये जिंदगी भर याद रखना। मैं आगे जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा कि किसी भी फिगर में अगर आप हर लेंथ को, हर लंबाई को k गुना कर दोगे, लंबाई मतलब हर भुजा को आपने k गुना कर दिया, तो लंबाई तो k गुना हो जाएगी, बट एरिया जो है वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। हाइट इज C1, देन वाई C1 इज नॉट इक्वल। अरे भैया श्याम, तुम कैसे बालक हो भाई? ऐसे 2 कौड़ी के डाउट कैसे आते हैं? C1 क्या होता है? जैसे आपके पास 2 ट्राइंगल है, C1 क्या होता है? रेंडम लाइन। रेंडम लाइन किसी को मिला दो, ये सब C1 है, ये सब सड़क छाप C1 है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट एक स्पेशल चीज है, स्पेशल, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है। समझ में आया? अब आप 2 सिमिलर ट्राइंगल बनाते हो, 2 सिमिलर ट्राइंगल बनाते हो, 2 सिमिलर ट्राइंगल, आपने 2 सिमिलर ट्राइंगल बनाया है, इसकी C1 आपने ये खींच दी और इसकी C1 आपने ये खींच दी। कैसे दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रेशियो तभी बराबर होगा जब दोनों जो है करस्पॉन्डिंग चीज हो। करस्पॉन्डिंग चीज क्या है? तो सड़क छाप चीजें, कहीं भी खींच रहे हो। हां, अगर दोनों ही एल्टीट्यूड होते तो रेशियो बराबर होता, दोनों माध्यिका होते तो रेशियो बराबर होता, दोनों एंगल बाइसेक्टर होते रेशियो बराबर होता। समझ में आया? तो 2 सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है।
सीवेन मतलब एनी सड़क छाप लाइन जो वर्टेक्स को साइड से मिलाती हो। लेकिन परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मीडियन ये भी एक टाइप की सीवियन है, बट ए स्पेशल सीवियन है, स्पेशलिटी है इनके अंदर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। तो मैंने अभी आपको केवल थ्योरी पढ़ाई है, कल मैं आप पे इस पे सवाल करवाऊंगा। फिर से बता देते हैं, सिमिलर ट्राइंगल ऐसे दो ट्राइंगल जिनका साइज बेशक अलग अलग हो बट शेप शुड बी सेम। सिमिलर ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तीनों एंगल बराबर होते हैं। इक्वल एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? चलिए आज इतना ही, बाकी कल। बाय।